सो पेरेंट्स, न्यूरो डेवलपमेंटल के बच्चों में एंगर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और यह बिहेवियर ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों में बहुत कॉमन देखा जाता है, जिसे पेरेंट्स अपनी डे टू डे लाइफ में उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स या केयर गिवर उस ट्रिगर को समझ नहीं पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये बिहेवियर कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं। तो पेरेंट्स, आज हम जानेंगे कि एंगर क्या होता है, इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं और हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे मैनेज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अल्तमश इस्माइल। आई एम साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट एट क्रिएटिव माइंड आशियाना, लखनऊ। सो पेरेंट्स, अगर आपको इस बिहेवियर के साथ वर्क करना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एंगर क्या होता है और हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंगर जो कि एक इमोशन होता है, उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट भी हो सकता है कि बच्चा उस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है, शाउट कर रहा है, चीज़ें थ्रो कर रहा है, खुद को हिट कर रहा है या किसी दूसरे को हिट कर रहा है। इसका एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी होता है, जैसे कि बच्चा उस सिचुएशन में क्या सोच रहा है, उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है। जैसे हम एंगर को जानेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। एंगर के दो पहलू होते हैं, जैसे एक अनहेल्दी एंगर और एक हेल्दी एंगर। अनहेल्दी एंगर में बच्चे का थिंकिंग पैटर्न बहुत रिजिड होता है, वो चीज़ों को बहुत रूल्स की तरह देखता है। जब उन रूल्स को कोई ब्रेक करता है तो वो बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं और टेंट्रम थ्रो करते हैं। जैसे डेली लाइफ में अगर हम किसी ऑटिज्म के बच्चे के बारे में बात करें तो वो अपनी चॉइसेस को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं, अपने रूटीन को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं। जब हम उन्हें ब्रेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं और गुस्सा करते हैं। इसी की दूसरी तरफ अगर हम हेल्दी एंगर की बात करें तो बच्चों का थिंकिंग पैटर्न, थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। वो चीज़ों को सिचुएशन चेंज होने के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। जैसे अगर ऐसी सिचुएशंस पड़ती हैं तो बच्चे उस सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल करते हैं और वो उस सिचुएशन में अपने आप को काम करने के लिए ब्रीथ करेंगे या काउंटिंग करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, अब हम जानते हैं कि बच्चे ऐसा एंगर क्यों यूज़ करते हैं। पेरेंट्स, ऑटिज्म के बच्चों में और एडीएचडी के बच्चों में अपने इमोशन को रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब हम ट्रिगर्स को जानेंगे कि ऑटिज्म के बच्चों में और एडीएचडी के बच्चों में क्या स्पेसिफिक ट्रिगर हो सकते हैं जिसकी वजह से यह एंगर थ्रो करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अगर ऑटिज्म के बच्चों में सेंसरी ओवरलोड बढ़ गया है, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चे लाइट और साउंड को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब सेंसरी ओवरलोड ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे इरिटेटेड फील करते हैं और शाउट करने लगते हैं। इसी का पॉइंट नंबर 2, जब बच्चे अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने कम्युनिकेशन इश्यूज़ के चलते, तो भी वह एंगर थ्रो करते हैं और शाउट करते हैं, खुद को भी हिट कर सकते हैं। इसी का तीसरा पॉइंट, ऑटिज्म के बच्चे अपने डेली रूटीन को लेके बहुत रिजिड रहते हैं। उनमें एक बिहेवियर देखा गया है कि वो रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर शो करते हैं। वो अपने रूटीन को लेके बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर रहेंगे, अपनी चॉइसेस को लेके ब्रेक होने पे बहुत एंगर थ्रो करते हैं। एडीएचडी के बच्चों में भी कुछ ट्रिगर्स देखे गए हैं, जैसे कि पहला, इम्पल्सिटिविटी, मतलब कि फ़ौरन रिएक्ट करना। जब एडीएचडी के बच्चों को कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वह उन चीज़ों को लेके फ़ौरन रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से उनको अपने इमोशन को कंट्रोल करने में बहुत ही परेशानी आती है। वो चीज़ें थ्रो भी करते हैं, शाउट भी कर सकते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है कि एडीएचडी के बच्चों में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। वो कब कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क फेस करने पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वह इरिटेट हो जाते हैं और चीज़ें थ्रो करने लगते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे गुस्सा करते हैं और चीज़ें को हिट करते हैं, खुद को भी हिट करते हैं। जैसे कि अगर कोई सोशल सिचुएशंस की बात करें तो बच्चे, जब पेरेंट्स का अटेंशन किसी दूसरे बच्चों की तरफ या किसी और की तरफ डाइवर्ट होता है तो बच्चे उस अटेंशन को ग्रैब करने के लिए भी ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। कभी कभी अपने आप को हिट करेंगे कि पेरेंट्स उनके ऊपर ध्यान दें। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि न्यूरो डेवलपमेंटल बच्चों में
अगर उनका पेट खराब रहता है, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो उस सिचुएशन में भी बच्चे चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली हैंडल करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं। तो पेरेंट्स हमें इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जब बच्चों में कभी भी आयरन की कमी होती है, तो उनके ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है, जिसके कारण से वो थकान महसूस करते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं और वो चिड़चिड़ापन भी महसूस करते हैं। तो पेरेंट्स हमें इन बातों का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना होगा। इसके अलावा भी देखा गया है कि बच्चे में जब कोई भी चीज़ में स्किल्स डेवलप नहीं होती है, हम उन्हें कोई टास्क देते हैं और हमें लगता है कि बच्चा वो ईज़िली कर सकता है, बट हम वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों को उस एक्टिविटी को हैंडल करने में या उस प्रॉब्लम को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। तो भी वो बच्चा कभी-कभी ऐसी चीज़ें करता है कि जिससे हमें लगता है कि वो गुस्सा कर रहा है, बट हमें वो बताना चाह रहा है कि पेरेंट्स उसकी स्किल डेवलप नहीं है, हमें उसको स्किल सिखाने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसे मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने बच्चों के इमोशन और बिहेवियर को आसानी से समझ सकते हैं, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों में उस टाइम पे क्या ट्रिगर प्रेजेंट है, आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आपका बच्चा क्या बिहेवियर शो कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो पेरेंट्स, हम एक एग्जांपल लेके जानेंगे कि बच्चा ये इमोशन क्यों शो करता है। जैसे मैंने एक सिचुएशन ली है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, जिसमें ए जो होता है वो ट्रिगर होता है कि क्या सिचुएशन रही है, क्या ट्रिगर रहा है बच्चा जिस वजह से वो इमोशन फील कर रहा है। बी मतलब बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है या क्या उसके थॉट्स हैं। सी मतलब हमने कैसा केयर गिवर या पेरेंट्स ने या किसी अदर्स ने कैसा रिस्पॉन्स किया उसके साथ और उसने कैसा फील किया। तो हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें कोई बच्चा स्कूल गया, ऑटिज़म का बच्चा हम ले लेते हैं। वो स्कूल गया, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि एक कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ भी उनमें रहती है, उनमें स्पीच डेवलप नहीं रहती है, तो वो अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो होता क्या है कि वो अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो वो शाउट करेगा या बताने की कोशिश करता है, तो टीचर कई बार समझ नहीं पाते हैं और उल्टा चिल्लाने लगते हैं। तो बच्चा क्या करता है, सोशल लर्निंग करता है, वो दूसरों को देख कर ही चीज़ें समझता है। तो पेरेंट्स, अब हम जानते हैं कि हम इस एबीसी मॉडल को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस मॉडल के यूज़ करके हम अपने बच्चे के इस बिहेवियर को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ पर वर्क करेंगे वो है हमारा सी, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, हम कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे सोशल लर्निंग करते हैं और जो हमसे देखते हैं और उसी चीज़ से सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों के साथ बहुत ही कामली उनको हैंडल करना पड़ेगा। बच्चा ऐसा नहीं हो कि हमारा ही बिहेवियर देख के हमसे सीखे और उस बिहेवियर को कम करने के बजाय उसका वो बिहेवियर बढ़ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम टेक्नीक यूज़ कर सकते हैं वो होती है रीइंफोर्समेंट टेक्नीक। इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? मतलब बच्चे के हम पॉजिटिव बिहेवियर को, जो हेल्दी बिहेवियर वो शो कर रहा है, हम उसको क्या कहते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे अफ़र्मेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चा अगर कोई गुड बिहेवियर शो कर रहा है तो हम उसको एप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को लेके। और बट हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे जब बच्चा कोई नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है। बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि पॉजिटिव बिहेवियर क्या होते हैं और नेगेटिव बिहेवियर क्या होते हैं। हम बच्चों के साथ अफर्मेशन सेंटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब बच्चा कोई गुड बिहेवियर शो करता है तो हम उन्हें कुछ ऐसी चीज़ बोलते हैं जिससे बच्चे को लगे कि मैंने एक गुड बिहेवियर शो किया है और पेरेंट्स या केयर गिवर मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे जब बच्चा कोई गुड बिहेवियर करे या अपने कोई टॉयज़ को अपनी जगह पे रखे, तो हम उन्हें अप्रिशिएट करें। अरे वाह! वेरी गुड, उनका नाम लेके बोलें कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ऐसी चीज़ें जब हम करेंगे तो बच्चे के अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं, मम्मा मुझे इन चीज़ों के लिए अप्रिशिएट कर रही हैं। बट हमें ये याद रखना है कि हमको नेगेटिव बिहेवियर को अवॉइड करना है। जिससे बच्चे को ऐसा भी लगे कि ये जो बिहेवियर मैं शो कर रहा हूँ इसके लिए तो मुझे कोई अप्रिशिएशन नहीं मिली है, मुझे कोई अटेंशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा बच्चों में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मुश्किल होती है। तो जब हम बच्चे के साथ कोई एक्टिविटीज़ करें तो हम इमोशन कार्ड्स लेके बैठें। सो पेरेंट्स, मेरे पास है कुछ इमोशन कार्ड्स जिसको यूज़ करके हम बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग और उनको एक्सप्रेस करना सिखा सकते हैं। जैसे हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम कुछ कार्ड्स लेके बैठ सकते हैं। मैं 2 या 3 कार्ड लेता हूँ, 3 कार्ड ले लेता हूँ। जैसे हम बच्चों के साथ कोई एक्टिविटीज़ करें तो हम कार्ड्स लेके बैठेंगे और बच्चा अगर कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ करेगा तो हम कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बनाएँगे, जैसे कि मैं लगा दूँगा कि
मम्मा या पापा हैप्पी हो गए हैं, तुमने ये एक्टिविटी की। तो बच्चा उस चीज़ को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि हाँ, मम्मा या पापा हैप्पी हैं, या जो भी उसको एक्टिविटी करवा रहा है। जब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगे, तो फिर हम मुझे उसको एक्सप्रेस करना सिखाते हैं कि वही सेम इमोशन हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले तो उस चीज़ को समझाएँगे, अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, फिर जब बच्चा सोशल लर्निंग करके उस रिस्पॉन्स को सीख जाता है, जब वो एक्टिविटी करेगा तो हम उसको उस चीज़ को बोलेंगे कि हाँ, जो भी उसका नाम लेके कि हाँ, तुमने ये एक्टिविटी कर ली तो तुम हैप्पी हो गए, या किसी सिचुएशन में वो एंग्री हो गया या सैड है, तो हम वो कार्ड्स लगा के उन चीज़ों को एक्सप्रेस करवाना और अंडरस्टैंड करवाना सिखा सकते हैं। तो पेरेंट्स, हम एक और टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है टोकन इकोनॉमी सिस्टम या रिवॉर्ड सिस्टम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने एक चार्ट पेपर में कुछ बिहेवियर्स लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको सेटअप किया है। आप भी अपने बच्चे के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर्स, उनके बिहेवियर्स को लिख सकते हैं, जिससे हम उन बिहेवियर को ऑल्टर कर सकें रिवॉर्ड देके। तो जैसे कि आप एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि मैंने कुछ बिहेवियर लिए कि पढ़ते समय तुम क्वाइट रहोगे, ज़्यादा शोर नहीं करोगे, या अपनी टर्न आने का वेट करोगे। तो ऐसे ही हम बहुत सारे बिहेवियर ले सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं लेंगे जिससे बच्चा बहुत कंफ्यूज हो। तो जब बच्चा ये बिहेवियर शो करेगा, तो हम कुछ टोकन्स बनाएंगे। टोकन्स ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, जिससे बच्चा उसके लिए, उन चीज़ों के लिए एफर्ट करे। तो इन चीज़ के लिए बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब अगर बच्चा वो बिहेवियर शो करता है, पढ़ाई के टाइम अगर वो शांत बैठता है, तो आप उसे अप्रिशिएट करेंगे और वो टोकन दे देंगे। तो आप अपना एक टाइम भी सेट कर सकते हैं, या दिन के लास्ट टाइम पे, आखिरी टाइम पे, शाम में, या बच्चा जब वो बिहेवियर शो करता है, तो उस टोकन को लेके जो उसकी फेवरेट चीज़ है, उसका कोई टॉय या प्ले टाइम उसको दे सकते हैं। तो होता क्या है, बच्चों के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है बिहेवियर को लेके कि हाँ, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो मुझे टोकन्स मिलने हैं। तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है उस बिहेवियर को शो करने के लिए। पेरेंट्स, हमें इन टेक्निक्स को कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा डेली, जिससे बच्चों के बिहेवियर में चेंज आए। हम उसको ब्रेक करके नहीं कर सकते हैं, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा हम विजुअल शेड्यूल का, विजुअल कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑटिज़म के बच्चों में देखा गया है कि वो अपनी डेली लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो वो कोई चेंज नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें उस कंडीशन पे वर्क करना है, तो हमें कुछ विजुअल्स कार्ड्स बनाने होंगे, जिससे बच्चे को उस चीज़ के लिए तैयार कर सकें कि हम उनकी डेली लाइफ में क्या चेंज करने वाले हैं, या एक डेली लाइफ का रूटीन हम बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कार्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने उनके मॉर्निंग के शेड्यूल को लिया है, और काफ़ी सारी पिक्चर्स लगाई हैं, जिससे उनको इंटरेस्ट है और वो चीज़ देखें। तो जैसे जब बच्चा सुबह उठता है, तो हम उसको दिखा के बोल सकते हैं कि फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, ओके। तो बच्चा ब्रश करने जाएगा। हम एप्रिसिएशन का यूज़ करते रहेंगे जब वो कोई भी टास्क कंप्लीट करेगा। हमने ऐसा भी किया है कि हमने टास्क को, जो मॉर्निंग रूटीन है, उसको ब्रेक भी कर दिया है, जिससे बच्चे को समझने में बहुत आसानी हो। फिर जब बच्चे ने ब्रश कर लिया, फिर उसके बाद हम बोलेंगे आप क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम बच्चे को ब्रेकफास्ट देंगे। फिर जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, रेनफोर्स करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइम आप स्कूल जाएंगे। स्कूल जाने के लिए बच्चा अगर बस से जाता है, तो उसको पिक्चर्स दिखाएंगे, उसके लिए तैयार करेंगे कि जब बस आ जाए तो वो टेंट्रम शो ना करे, पहले से ही वो तैयार रहे कि क्या ट्रांजिशन होने वाला है। फिर स्कूल स्कूल फिर हम उसको दिखा सकते हैं कि स्कूल में आने के बाद क्या करेंगे, हम नहाएंगे, फिर हम उसके बाद खाना खाएंगे, फिर खेलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे कार्ड्स बना सकते हैं, जिससे बच्चा आने वाली चीज़ के लिए पहले से ही तैयार हो जाए। पिक्चर्स इसलिए हम यूज़ करते हैं कि बच्चों को वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, उनका एक हाई इंटरेस्ट होता है, वो उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, इसके साथ ही हमें बच्चों के कॉग्निटिव पर भी बहुत वर्क करना पड़ेगा। जैसे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो और डेवलप हों। तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ ली हैं, जैसे मैंने कुछ वर्कशीट्स ली हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग्स की। मैंने पज़ल लिए हैं, 9 पीस पज़ल है मेरे पास, 4 पीस पज़ल है मेरे पास, 12 पीस पज़ल है, और भी ज़्यादा पीसेस के पज़ल ले सकते हैं। हमें पहले देखना होगा कि बच्चे की जो स्किल्स है वो कहाँ लाया करती है। जैसे कि अगर बच्चा मान लीजिए 6 साल का है, अब मैंने उसको 9 पीस पज़ल दे दिया उसके अकॉर्डिंग, बट बच्चा उस पज़ल को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हमें बहुत ही एग्रेसिवली उन चीज़ों को देखना नहीं है, या उसी को फोर्सफुली सिखाने की कोशिश नहीं करनी है।
हमको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम पहले 4 पीस पज़ल लेके बैठेंगे, 4 पीस पज़ल लेके साथ में उनको लगाने की हेल्प करेंगे और उनको बताएँगे कैसे वो पज़ल लगा सकते हैं। हम ट्रायल एंड एरर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं कि मैंने बच्चे को वो पज़ल लेके छोड़ के रख दिया और बच्चा वो पज़ल सॉल्व कर रहा है। तो वो पहले ट्राई करता रहेगा, बहुत सारे एरर्स आएँगे। फिर जब वो पज़ल लगाने लगेगा तो वो एक पाथवे ढूँढ लेगा कि हाँ, मैं ऐसे-ऐसे लगाऊँगा तो पज़ल ऐसे लग जाएगा। फिर जब 4 पीस पज़ल लगाने लगे तो फिर हम उसको 9 पीस, 6 पीस पज़ल दें और ज़्यादा पीसेस के पज़ल दें। हम वर्कशीट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कि यहाँ वर्कशीट ली है फाइंड द पाथवे। इसमें मैंने वर्कशीट में बच्चे को बताना है कि ये डॉगी किस रास्ते से जाएगा जो उसको ये हड्डी मिल जाए या उसको वो रिवॉर्ड मिल जाए, ऐसा हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चा वो पाथवे ढूँढेगा, उसको स्कैन करेगा अच्छे से। कहीं न कहीं इनमें बच्चों में कुछ अलग प्रकार से सोचने की जो एक एबिलिटी होती है वो डेवलप होती है। हम बहुत सारी वर्कशीट का यूज़ कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन बहुत सारी वर्कशीट्स मिल जाएँगी, बहुत सारे पज़ल्स मिल जाएँगे। आप अपने बच्चों के साथ देखिए कि उसके अकॉर्डिंग आप कौन-सा पज़ल यूज़ कर सकते हैं या घर पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे बना सकते हैं या आप थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग बच्चे के ये स्किल्स आगे डेवलप हो सकें। तो पेरेंट्स, हमारी अगली टेक्निक का नाम है डिलेड ग्रैटिफिकेशन। ये टेक्निक हम उन बच्चों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, जिन्हें हर चीज़ में बहुत ही फ़ौरन रिएक्ट करना हो रहता है। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेते हैं जिनमें हम 2 लोगों का यूज़ कर सकते हैं। हम उन्हें ये सिखाएँगे कि टर्न टेकिंग क्या होती है और अपनी टर्न आने तक की हम वेट कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कोई पज़ल या लूडो भी ले सकते हैं। लूडो में हम उनको सिखा सकते हैं कि ये मेरी टर्न है, ये आपकी टर्न है। जब मेरी टर्न है तो आपको वेट कैसे करना है। बच्चा अगर इनिशियली बहुत टेंट्रम शो कर रहा है, तो हम उसको वेट करवाने के लिए काउंटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्लोर एक्टिविटी के लिए, मोटर एक्टिविटी के लिए हम फ्लोर पे कुछ रिंग्स लगा देंगे और कुछ पेग बोर्ड्स डाल देंगे उसके सामने एनिमल्स के, फ्रूट के भी, जिससे उसकी नॉलेज भी इन्हेंस हो। तो हम उनको रिंग पे जंप करने के लिए बोलेंगे और कोई-कोई रिंग पे उनको हम स्टॉप कर देंगे, वेट करने के लिए बोलेंगे। इम्पल्सिव बच्चे में ये होता है कि उसको जल्दी से वो चीज़ करनी रहती है, तो वो रिंग्स पे जंप कर के जाएगा और वो पेग बोर्ड्स लेके आएगा। बट अगर हम उसको वेटिंग स्किल्स सिखाएँगे, कैसे एक्टिविटी के बीच में वेट करना होगा, तो ये एक्टिविटीज़ बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा हम प्रेशर का भी यूज़ कर सकते हैं, वेट ब्लैंकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चे को डेली ब्लैंकेट का यूज़ करके उसको प्रेशर दीजिए और मोटर एक्टिविटीज़ करवाइए। बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसकी एनर्जी कहीं न कहीं उस चीज़ से चैनलाइज़ होनी चाहिए, जिससे बच्चा उस लेवल तक ही ना पहुँचे कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि मोटर एक्टिविटीज़ भी हमें बीच-बीच में करवाती रहनी है, घर पे भी। और अगर आपका बच्चा सेंटर आ रहा है तो वहाँ पर भी वो चीज़ बहुत यूज़फुल रहती है। पेरेंट्स, अगर हम किसी भी बिहेवियर के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि जब हम उस बिहेवियर के साथ वर्क करते हैं, उसको कम करते हैं, तो हमें बच्चे को कोई ना कोई एक ऑल्टरनेटिव देना रहता है, जिससे बच्चा उस बिहेवियर को शो ना करके वो एक ऑल्टरनेटिव वे का यूज़ कर सके। इसमें हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि जिस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहा है और उसको लगता है कि वो चीज़ें थ्रो करने वाला है या हिट करने वाला है, तो उस टाइम के लिए हम उसको प्रिपेयर करें कि हम उसको सिखाएं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होती है, हम बैकवर्ड काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने कुछ कार्ड्स बनाए थे जो कि बच्चों के लिए बहुत हाई इंटरेस्ट की चीज़ होती हैं। तो मैं तो बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ कि जैसे आप मैं नाम लेके बोलता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस वो भी बच्चे का नाम है, वो एंग्री है, तो एंग्री है तो क्या होता है? मैं बताता हूँ कि उससे मम्मा अपसेट हो जाती हैं, तो मम्मा अपसेट होती हैं तो फिर हमें क्या करना होता है? तो हमें उस टाइम पे खुद को स्टॉप करना होता है। स्टॉप करने के बाद हम क्या करते हैं? स्टॉप करने के बाद हम अपने हैंड्स को होल्ड करते हैं, जिससे हम किसी को हिट ना कर सकें। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ब्रीथिंग करते हैं। फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ मैं सिखाता हूँ कि काउंट करते हैं, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो ये चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक एक्टिविटी और है जिसमें मैंने विजुअल्स का यूज़ करके उनको अलग-अलग सिचुएशन बताई कि बच्चा उस टाइम कैसा फ़ील कर रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा एंग्री है तो रेड लाइट है, हैप्पी है तो ग्रीन लाइट है, कन्फ्यूज़्ड है या सैड है तो येलो लाइट है।
तो किन चीज़ों में हमें आगे अपने काम को करना चाहिए, जिनके अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि अगर ग्रीन लाइट है, बच्चा काम है, हैप्पी है या आगे काम करने के लिए रेडी है, तो हम कोई भी काम को आगे कर सकते हैं। हमें बच्चे को बताना पड़ेगा कि कब हमें स्टॉप होना होता है और कब हमें अपने काम को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। और जब बच्चा एंग्री है, तो फ्रस्ट्रेटेड है या येल कर रहा है या किसी को हिट करने वाला है, तो उस टाइम पे हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, उस टाइम पे हमें अपने आप को स्टॉप करना चाहिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप करने के बाद हम बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, हम उस टाइम पे ब्रीदिंग कर सकते हैं, हम स्माइली बॉल लेके उसको स्क्वीजी बॉल का यूज़ कर सकते हैं, हम म्यूज़िक कर सकते हैं। जैसे जिस हिसाब से बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होती है, हम उसको म्यूज़िक का भी यूज़ बता सकते हैं, हम ड्राइंग करने के लिए भी बोल सकते हैं, जिससे बच्चे की जो एनर्जी होती है वो अपने इमोशन को अच्छी तरीके से चैनलाइज कर सकता है। इसके अलावा पेरेंट्स, अगर बच्चा लाइट और साउंड को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हमें उस पर भी वर्क करना होगा। हम उसको डिफरेंट टाइप की लाइट्स दिखा सकते हैं, उसका एक्सपोज़र दे सकते हैं, कामिंग म्यूज़िक का भी एक्सपोज़र दे सकते हैं, जिससे उसका जो टॉलरेंस लेवल है वो कहीं न कहीं इंक्रीज़ होगा। याद रहे पेरेंट्स, जब भी हम अपने बच्चे के साथ वर्क करते हैं तो हमको बहुत ही कामली उनको हैंडल करना होगा, जिससे बच्चा और इरिटेटेड फील ना करे। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे का कॉन्स्टिपेशन ठीक रहे, पेट ठीक रहे और उसमें कोई आयरन की कमी ना हो। वरना अगर हम सारी चीज़ों पे वर्क करें और बच्चे के अंदर आयरन की कमी हो और कॉन्स्टिपेशन हो और वो बच्चा ठीक ना हो रहा हो, इरिटेटेड रहता हो, तो इससे भी कहीं न कहीं हमारे इम्प्रूवमेंट में कहीं न कहीं एक बैरियर का काम करता है। तो हमें सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे बहुत मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब पेरेंट्स या केयर गिवर बच्चों के साथ वर्क करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो हमें साथ ही साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा, अपनी मेंटल हाइजीन का भी ख्याल रखना होगा, जिससे हम अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी वे में और अच्छी तरीके से काम कर सकें और उसके बिहेवियर को कम कर सकें। अगर इसके अलावा आपको और कोई क्वेरी हो तो आप क्रिएटिव माइंड पे आके कंसल्ट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज मोहम्मद अल्तमश इस्माइल, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट एट क्रिएटिव माइंड, आशियाना ब्रांच, लखनऊ। थैंक यू।